ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें? Yes. Yes, sir. Okay. So let's begin the session. This is lecture number 42 and we are dealing with shared algorithms. So लास्ट लेक्चर में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स हमने सॉल्व की थी। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज आगे बढ़े। सो नेक्स्ट हमारी सीपीयू एल्गोरिथम्स है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव वर्जन है। दिस इज द प्रिमिटिव। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जांपल में इस तरह से गिवन होगा प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर अराइवल टाइम मेंशन है तो उसके हिसाब से हम टाइम को लेंगे और टर्न अराउंड टाइम में यही टाइम मेंशन करेंगे। जब भी हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो अराइवल टाइम अगर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना अराइवल टाइम मेंशन कर सकते हैं कि सारी प्रोसेस किसी टाइम इंटरवल 0 पर आ रही है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एल्गोरिथम में हमारे पास प्रोसेस गिवन है P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम प्रोसेस P1 का 0, P2 का 1, P3 का 2 एंड P4 का 3। प्रोसेसिंग टाइम P1 को 5 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड है, P2 2 मिली सेकेंड, P3 5 मिली सेकेंड एंड P4 3 मिली सेकेंड। तो ये इसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है। अगर हम इतने टाइम के लिए सीपीयू को एलोकेट करते हैं तो प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जैंट चार्ट बनाते हैं ताकि हमें पता चले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट किस तरह से वर्क करती है। फिर उसके पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कर देंगे। SRTN, that is shortest remaining time next. So shortest remaining time next, that is the name of algorithm which we are going to solve. And we have mentioned process arrival time and processing time. So first of all, we will design Gantt chart.
Because it is primitive version, CPU can shift during the execution of process that has preemptive version. सो जैन चार्ट में सबसे पहले हम P1 को इंक्लूड करते क्योंकि वो अराइवल टाइम 0 पर है। अराइवल टाइम 0 मतलब सबसे पहली प्रोसेस P0 सॉरी P1 जिसका अराइवल टाइम है 0 और इसका प्रोसेसिंग टाइम है 5 मिली सेकेंड। बट यदि हम इसे 5 मिली सेकेंड तक कंप्लीट रन करते हैं, कंप्लीट एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑलरेडी 1 पर, 2 पर और 3 पर कुछ प्रोसेस आ चुकी है। तो हम इसे 5 मिली सेकेंड तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे उतने मिली सेकेंड तक जब तक कि नेक्स्ट अराइवल प्रोसेस ना आ जाए। तो नेक्स्ट अराइवल प्रोसेस का टाइमिंग है 1। इसका मतलब है कि आपको P1 को केवल 1 मिली सेकेंड का ही एग्जीक्यूट करना होगा। रेस्ट जो भी रिमेनिंग टाइम होगा वो बाद में सेकेंड साइकिल में हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अराइवल टाइम मेंशन है इसलिए हमें उसी के हिसाब से प्रोसेस को जैन चार्ट में रखना होगा। सो P1 सबसे पहले शेड्यूल हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 था। कितना चलेगी, कितना एग्जीक्यूट होगी, वो डिपेंड करता है अगली प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है। तो जो हमारी प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 है, तो केवल 1 मिली सेकेंड की ही प्रोसेस रन होगी। तो यहाँ पर हम इसको 1 मिली सेकेंड का ही रन करते हैं। वन मिली सेकेंड के लिए क्योंकि 1 मिली सेकेंड नेक्स्ट प्रोसेस हम पिक करते हैं P2। P2 का प्रोसेसिंग टाइम है 2 मिली सेकेंड, बट प्रोसेस P2 अराइव एट टाइम इंटरवल 1, so it will complete execution for 2 millisecond. So 1 plus 2, that is 3. सो फर्स्ट प्रोसेस P1 को हमने 1 मिली सेकेंड के लिए रन किया, उसके बाद हमने P2 को अराइव किया। P2 को स्टार्ट किया हमने 1 से और इसका प्रोसेसिंग टाइम था 2 मिली सेकेंड। अब ये 2 मिली सेकेंड तक चलेगी और 1 से 2 के बीच में जो भी प्रोसेस का अराइवल है उसको हमें वेटिंग बनाना है। सो 1 से लेकर 2 तक हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस है। P2 ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है, P3 इसकी वेटिंग में है। तो P3 1 से 2 के बीच में आ चुकी है। वन प्लस टू 3 होगा, तो 0 से 1, 1 प्लस 2 यहाँ पे होगा 3। 2 मिली सेकेंड के हमने इसे रन की, तो 1 प्लस 2 3। और 1 से लेके 3 तक जो भी प्रोसेस है, जैसे 1 से लेके 3 तक आप अराइवल टाइम देखिए तो P2 P3 एंड P4 सारी प्रोसेस का अराइवल हो चुका है। सो P3 का प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 5 एंड P4 का प्रोसेसिंग टाइम है 3 मिली सेकेंड।
फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया है हमने अभी तक। तो हमें एक टेबल मेंशन था, प्रोसेस P1 P2 P3 P4, उसके अराइवल टाइम के साथ P1 का टाइम 0 है, P2 का टाइम 1 है, P3 का टाइम 2 है एंड P4 का टाइम 3 है। प्रोसेसिंग टाइम भी हमें मेंशन है, P1 का प्रोसेसिंग टाइम 5 है, देन 2, 5, देन 3। अराइवल टाइम के बेस पे हम उसको जेन चार्ट में एंटर करते हैं। सबसे पहले हमने P1 को शेड्यूल किया। P1 का प्रोसेसिंग टाइम वैसे तो 5 मिली सेकेंड है, बट पहली प्रोसेस को हम टोटल 5 मिली सेकेंड तक नहीं चलाते शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट में। ये केवल उतना मिली सेकेंड तक चलेगी जितना मिली सेकेंड नेक्स्ट प्रोसेस का इनकमिंग होगा। तो वन अराइवल पर ऑलरेडी प्रोसेस P2 है, तो हम P2 को शेड्यूल कर देंगे और P1 को केवल 1 मिली सेकेंड तक ही चलाते हैं। अब P2 फर्स्ट प्रोसेस के बाद हम बाकी सभी प्रोसेस को उसका पूरा प्रोसेसिंग टाइम तक रन करते हैं। तो P2 का प्रोसेसिंग टाइम 2 मिली सेकेंड है, 1 पर ही आती है, तो अराइवल 1 + 2 दैट इज 3। तो P1 का भी यहाँ पर एक वेटिंग बनेगा, क्योंकि अभी P1 कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई है, तो P1 का भी वेटिंग रहेगा। P1 का वेटिंग हो जाएगा 4 मिली सेकेंड का। तो 1 से 3 के बीच में हमारे पास 3 प्रोसेस है। P3 को 5 मिली सेकेंड की रिक्वायरमेंट है, P4 को 3 मिली सेकेंड एंड P1 को 4 मिली सेकेंड। अब इसमें से हमें चूज करना होगा जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम हो। इन सारी प्रोसेस में से आपको वो प्रोसेस सेलेक्ट करनी है जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम हो। तो वो टाइम आपको दिखाई देगा प्रोसेस P4 का। तो इस तरह वेटिंग में आपको चेक करना होगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम हो, उसी को आपको पिक करना है और उसको नेक्स्ट शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल कर देंगे प्रोसेस P4 को। P4 का है 3 मिली सेकेंड, तो 3 + 3, तो 3 + 3 हो गया 6 एंड 3 to 6 के बीच में हमारे पास जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे वेटिंग कर देते हैं। P1 P2 P4 P3 इसका टाइम है 5 एंड P1 इसका टाइम बचा है 4। सो P4 जब एग्जीक्यूट हो रही हो तब इसकी वेटिंग में दो प्रोसेस ऑलरेडी वेटिंग में है, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है वो प्रोसेस जिसका रिमेनिंग टाइम कम हो। सो वो प्रोसेस है यहाँ पे P1। सो P1 सिलेक्ट होगी। P1 सिलेक्ट हुई और 6 + 4 इसका प्रोसेसिंग टाइम 4 मिली सेकेंड था, तो 6 + 4 10 पर इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा। और P1 जब एग्जीक्यूट हो एक प्रोसेस रिमेनिंग होगी दैट इज P3 का। अब हमारे पास केवल एक ही प्रोसेस है जिसको हमें शेड्यूल करना है, सो P3 विल पिक और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा 10 + 5 दैट इज 15। इस तरह से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का जेन चार्ट प्रिपेयर होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको चेक करना है अराइवल टाइम के हिसाब से, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस को कंप्लीट चलाना है, थर्ड प्रोसेस को कंप्लीट चलाना है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम में टोटल 15, एक बार लेते हैं, टोटल 15 0 15। अब वही से हम टर्न अराउंड टाइम निकालें। टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस के लिए P1 का कंप्लीशन टाइम देखना होगा। P1 2 बार शेड्यूल हुई है, तो लास्ट शेड्यूल जो भी है प्रोसेस का उसको आपको देखना है टाइमिंग। तो इसका कंप्लीशन टाइम है 10
0 इज इक्वल टू 10। क्लियरली प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम, P2 का कंप्लीशन टाइम है 3 माइनस P2 का कंप्लीशन टाइम 3 और P2 का अराइवल टाइम है 1। तो P2 का अराइवल टाइम है 1, तो इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। प्रोसेस P3 को देखो, P3 भी एक ही बार शेड्यूल हुई है और P3 का शेड्यूल हुआ है 10 पर और फिनिश हुई है 15 पर। तो 15 माइनस का अराइवल टाइम है 2, तो 2 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। एंड लास्ट वन इज P4 का कंप्लीशन टाइम है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो सारी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है। 13 प्लस 3 डिवाइड बाय टोटल प्रोसेस है हमारे पास 4। तो इस तरह से एवरेज निकल जाएगा और ये एवरेज अप्रोक्स निकलेगा हमारा 10 to 13 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7। सो ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हुआ। इसी तरह से वेटिंग टाइम निकलेगा। वेटिंग टाइम इंडिविजुअल प्रोसेस का, तो हम P1 का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। फॉर्मूले के हिसाब से P1 का टर्न अराउंड टाइम है 10 माइनस प्रोसेसिंग टाइम हमें टेबल से देख कर मिलेगा। टेबल में देखिए P1 का प्रोसेसिंग टाइम है 5, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली प्रोसेस P इज इक्वल टू P2 का टर्न अराउंड टाइम है 2, तो 2 माइनस इसका प्रोसेसिंग टाइम टेबल से देख के मिलेगा 2। सो 2 माइनस 2 0। प्रोसेस P3 टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P3 13 माइनस टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम 5। So 13 minus 5 8 and P4 is equal to turnaround time for process P4 is 3 minus P4 का processing time 3, तो 3 minus 3 is equal to 0. Average waiting time is equal to, सभी को सम कर दो, 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 4। और ये हमें रिजल्ट देगा 0.25 मिलीसेकेंड, 3.5 मिलीसेकेंड। Now we can find divide by completion time, the last process completion time, that is 15. So 4 divided by 15, it will give us 4 divided by 15, 0.26. 0.26.
And the last one is CPU utilization. CPU busy time. CPU busy time total 15 divided by CPU busy time plus CPU idle time multiply 100. तो परसेंटेज में इसका यूटिलाइजेशन आ जाएगा 100%. सो इस तरह से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट को सॉल्व करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कैलकुलेशन होता है. या फिर मैं आगे बढ़ूं? कृपा, अपेक्षा. Yes, sir. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ये थी हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट. उसके बाद आती है नेक्स्ट एल्गोरिथम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जिसका दूसरा नाम है इवेंट ड्रिवन ईडी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अब यहाँ पर प्रायोरिटी के बेस पर आपको शेड्यूल करना होता है. जेन चार्ट में जब प्रोसेस आती है तो प्रायोरिटी के बेस पर आती है. प्रायोरिटी किसी भी प्रोसेस का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे ये पता चलता है कि उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा या बाद में होगा. क्योंकि शेड्यूलर जब प्रोसेस को पिक करेगा रेडी क्यू से रनिंग क्यू के लिए, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रॉपर्टी सेट होती है, वो होती है प्रायोरिटी. और ये एक डेसिमल वैल्यूज होती है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 5 तक डिफाइन होती है. सो लेट्स ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले प्रायोरिटी होती क्या है वो समझ लेते हैं. प्रायोरिटी इट इज डिफाइन it is defined by a decimal number varies from 0 to 5. सॉरी. सो प्रायोरिटी एक डेसिमल नंबर के थ्रू डिफाइन किया जाता है जिसकी वैल्यू 0 से 5 तक बिलोंग करती है. 0 मीन्स हाई प्रायोरिटी एंड 5 मीन्स लोअर प्रायोरिटी. तो अगर किसी प्रोसेस के एट्रीब्यूट में प्रायोरिटी कॉलम सेट है या प्रायोरिटी एट्रीब्यूट इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है P1, इसकी प्रायोरिटी अगर 1 है, सपोज P2 की अगर 0 हमें छोटा है से तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी. शेड्यूलर उसे पहले पिक करता है एग्जीक्यूशन के लिए. इसी तरह से अगर कोई प्रोसेस सपोज P1 पहली बार P2 सेलेक्ट होगी,
उसके बाद होगा P3 का। तो इस पैटर्न में प्रायोरिटी सेट होती है। तो हमें कॉलम में, टेबल में एक कॉलम हमें मेंशन होगा प्रायोरिटी का। तो प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रायोरिटी होगी वो वहाँ मेंशन होगी, हमें उसी के बेस पे सिलेक्ट करना है और जैन चार्ट में शो करना है। देन उसके बाद जब जैन चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर वही सब टर्न अराउंड टाइम इंडिविजुअल प्रोसेस का, फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम इंडिविजुअल, और फिर एवरेज वेटिंग टाइम, ये सब हमें कैलकुलेट करना। सो अब इसका न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक होगा। एग्जाम्पल में हमें प्रोसेस प्रायोरिटी और प्रोसेसिंग टाइम मेंशन होगा। P1, P2, P3, P4, P5, इनके प्रायोरिटी 3, 1, 4। तो हर एक प्रोसेस के साथ उसके साथ एक प्रायोरिटी अटैच है। प्रायोरिटी कॉलम से आपको देखना है जो छोटा डेसिमल नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रोसेस आपको पिक करनी है। और नॉन प्रिमिटिव है इसका नेचर, तो जितना प्रोसेसिंग टाइम है उतना कंप्लीट चलाना है। तब हम जैन चार्ट बनाते हैं। एल्गोरिथम का नाम है प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, या इसका नाम है ईडी, इवेंट ड्रिवन एल्गोरिथम्स। दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है जीटीयू में, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम जैन चार्ट बनाते हैं। जैन चार्ट में जिस ऑर्डर में प्रोसेस है उसी ऑर्डर में हम पिक करेंगे। P1 सबसे पहले शेड्यूल है, सो P1 को हम पिक करते हैं। अराइवल टाइम मेंशन नहीं है तो अराइवल टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अराइवल टाइम 0 सपोज P1 का, सॉरी P1 नहीं लेंगे, प्रायोरिटी के बेस पे लेते हैं। तो प्रायोरिटी वाले कॉलम में आपको चेक करना है। P1 का 3 है, P2 का 1 है, P3 का 4 है, 5 है, 2 है। तो सबसे छोटा नंबर है P2 का। प्रायोरिटी कॉलम में आपको देखना है जिसका सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि प्रायोरिटी से छोटा नंबर प्रायोरिटी बताता है। P2 को सबसे पहले हम शेड्यूल करेंगे, उसका प्रोसेसिंग टाइम देख लो 1 है। सो करते सिलेक्ट P2। P2 का प्रोसेसिंग टाइम है 1 मिली सेकेंड। तो P2 चलिए कंप्लीट। इसके बाद
1 के बाद है अगली प्रोसेस 2, दैट इज P5, जिसका प्रायोरिटी है 2। तो नेक्स्ट प्रोसेस सिलेक्ट होगी P5। सो इसको सिलेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस P5। P5 का प्रोसेसिंग टाइम है 5। तो इससे हम पूरा 5 मिनट तक चलाते हैं क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है। 6। सो 1 हुआ, 2 हुआ, अगला नंबर होगी दैट इज P1। P3 P1 का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इसका सो 6 + 10 16। 16 मिली सेकेंड होगी। इसके बाद है 4। उसके बाद 5। तो प्रोसेस P3 2 मिली सेकेंड के लिए सेलेक्ट होगी। मिली सेकेंड के लिए तो 16 + 2 18 एंड रिमेनिंग है P4 1 मिली सेकेंड। सो P4 1 मिली सेकेंड दैट इज 18 + 1 19। उसके अकॉर्डिंग बनाना है कि उसका कितना मिली सेकेंड है प्रोसेसिंग का, उस हिसाब से आपके ब्लॉकेज बनेंगे। तो आई होप हमारी सारों पांचों प्रोसेस सिलेक्ट हो चुकी है, P1 P2 P3 P4 P5। तो जैन चार्ट हमारा कंप्लीट बन चुका है 0 से लेकर 19 मिली सेकेंड तक। एक बार चेक कर लेते हैं 0 से लेकर 19 मिली सेकेंड तक, बट प्रोसेस के बेस पे था। तो इस तरह से तैयार हो जाएगा प्रायोरिटी बेस का। बाकी फिर सेम कैलकुलेशन, अब वही कैलकुलेशन करना सही नहीं। अब आपको पता है कैसे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होता है। ऑलरेडी हम 3 से 4 न्यूमेरिकल P4 का 19 है और P5 का 6 है। इसी तरह से वेटिंग टाइम भी निकल जाएगा। तो ये सारे वेटिंग टाइम्स यहाँ पे मेंशन है। आप एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। सारी प्रोसेस के इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम को आप ऐड कर दो तो 12 मिली सेकेंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम 8.8 मिली सेकेंड। थ्रूपुट टोटल 5 प्रोसेस हमें मेंशन थी और लास्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम था 19। सो 5 डिवाइड बाय 19 विल गिव्स अस 0.26 जॉब पर सेकेंड। थ्रूपुट की जो यूनिट होती है जॉब पर सेकेंड, एक सेकेंड जॉब, इट ऑलवेज गेट 100%। तो इस तरह से प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग काम करती है। बाकी कुछ और न्यूमेरिकल्स है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको फिनिश करना है। तो यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था। ये यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में यहाँ तक शेड्यूलिंग्स आती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग नेक्स्ट, राउंड रोबिंग एंड प्रायोरिटी बेस्ड। लास्ट हमारा एक हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट एक एल्गोरिथम है
इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं आता, बट इसका कॉन्सेप्ट आता है जीटीयू में कि किस तरह की एल्गोरिथम्स है। शेड्यूलिंग इज नॉन प्रिमिटिव डिसिप्लिन सिमिलर टू शॉर्टेज ऑफ नेक्स्ट। ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डिसिप्लिन पे काम करती है। जॉब नेक्स्ट काम करती है। उसका एस्टिमेटेड रन टाइम पर इसकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है, एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ टाइम इट हैज स्पेंड वेटिंग, और वेटिंग क्यू में उसने कितना टाइम एक्सपेंड किया है उस पर डिपेंड करती है। जॉब्स गेन हायर प्रायोरिटी द लॉन्गर दे वेट। अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको, यदि किसी प्रोसेस की या किसी जॉब की हायर प्रायोरिटी है तो उसको लॉन्गर वेट करना पड़ता है, विच प्रिवेंट इनडेफिनिट पोस्टपोन। एक्चुअली हायर नहीं, यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी होगी। प्रोसेस जनरेट करना पड़ सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि हर बार प्रोसेस हायर प्रायोरिटी की ही जनरेट हो, क्योंकि यूजर के पास विजन होता है कि वो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करके भेजे। प्रोसेस की प्रायोरिटी और यूजर प्रोसेस, तो ऐसा हो सकता है कि जब एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी ज़्यादा ही रखे, क्योंकि नहीं चाहता कि उसके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बाद में हो। तो इससे इनडेफिनिट पोस्टपोन में प्रॉब्लम आ सकती है, में फंस सकती है कि उसको कभी रिसोर्स मिलेगा ही नहीं, सीपीयू उसको कभी एलोकेट होगा ही नहीं अगर उसकी प्रायोरिटी लोअर है तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी लोअर है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रायोरिटी हायर है तो उसका सिलेक्शन फर्स्ट पहली बार हो जाता है, और अगर प्रायोरिटी लोअर है तो उसका टर्न बाद में आता है। तो इसका सोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। और प्रायोरिटी को कैसे बूस्टअप करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम प्लस एस्टिमेटेड रन टाइम डिवाइड बाय एस्टिमेटेड रन टाइम। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, ताकि फाइनली वो इनडेफिनिट स्टारवेशन में वो न फंसे, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, हर साइकिल पर उसकी प्रायोरिटी थोड़ी बूस्ट अप हो जाए। और प्रायोरिटी का बूस्ट अप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर स्टार्टिंग प्रायोरिटी अगर प्रोसेस की, सपोज प्रोसेस की प्रायोरिटी हमारे पास P1 अगर, तो हर साइकिल पर उसकी प्रायोरिटी 4 हो जाएगी, फिर सेकंड साइकिल में इसकी प्रायोरिटी 3 होगी, फिर नेक्स्ट साइकिल में इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी फिर 1 हो जाएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हायर हो जाएगी। सो हर साइकिल में हम इसकी प्रायोरिटी को 1 माइनस कर देते हैं, जिसके कारण प्रोसेस P1 जिसकी प्रायोरिटी 5 थी, सबसे लोअर थी, अब उसकी प्रायोरिटी 0 है, मतलब सबसे हायर है। तो फॉर्मूले को यूज़ करके HRRN का कॉन्सेप्ट जो ये था कि हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट, मतलब हम प्रायोरिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसके रिस्पांस के रेशो को बढ़ा सकते हैं, हाईएस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला मेंशन है, वेटिंग टाइम प्लस एस्टिमेटेड रन टाइम डिवाइड बाय एस्टिमेटेड रन टाइम। तो इस तरह का एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट। एंड फाइनली आता है मल्टीपल फीडबैक क्यू, जिसमें ये भी एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर है तो हर एक प्रोसेसर अपनी खुद के एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकता है, अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ कर सकता है। जैसे हमने अभी तक जो एल्गोरिथम पढ़ी है वो कई सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी है। हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इसका न्यूमेरिकल आपने देखा, राउंड रॉबिन का न्यूमेरिकल आपने देखा, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट का न्यूमेरिकल देखा, उसके बाद प्रायोरिटी वाला देखा, राइट, HRRN वाली एल्गोरिथम देखी। तो इतनी सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम
हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से सीपीयू कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर सकता है। तो वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है। तो मल्टीपल फीडबैक के अंदर जो भी राउंड रोबिन मैनर में काम कर, हो सकता है एफसीएफएस मैनर पे काम कर रहा हो, एंड थर्ड प्रोसेसर हो सकता है प्रायोरिटी बेस पे काम करता हो। पर सारे प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फीडबैक पाथ से कनेक्टेड होते हैं, ताकि जिन प्रोसेस का क्यू इन प्रोसेसर के पास है, तो प्रोसेसर किसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे क्यू में अवेलेबल होती है। और प्रोसेसर एक दूसरे से फीडबैक पाथ के थ्रू कनेक्टेड भी होते हैं, जिससे उनको एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता है कि कौन से प्रोसेसर कौन सी प्रोसेस का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो डायग्राम हमें ये बताता है कि यहाँ से प्रोसेस एडमिट हो रही है, रिक्वेस्ट 0, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट n, और हमारे पास n प्रोसेसर भी अवेलेबल है। हर प्रोसेस में एक इनपुट हो रहा है, प्रोसेस का इनपुट होगा और उसका आउटपुट कनेक्टेड होगा दूसरे प्रोसेस के फीडबैक पाथ से। और हर एक प्रोसेसर का एक रिलीज आउटपुट होगा, तो वो आउटपुट जनरेट भी कर सकता है। जिन प्रोसेसर को वो एग्जीक्यूट करेगा उनका रिजल्ट वो जनरेट कर देगा और उसका एक एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट प्रोसेसर को दे देगा। तो ये है मल्टीपल फीडबैक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है फेयर शेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये भी एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है। फेयर शेयर इसका मतलब कि अगर मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, तो मल्टी प्रोसेसर में हर एक प्रोसेसर लोड बैलेंसिंग करता है। मतलब अगर 100% यूटिलाइजेशन है, 4 प्रोसेस है, तो हर एक प्रोसेसर को 25% का लोड मिलता है। अगर सपोज 5 प्रोसेस है, केस में 100% करते हैं तो 20% का लोड बैलेंसिंग सबके पास आएगा। सो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती जाती है उसका जो लोड है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे प्रोसेसर के पास। तो ये कुछ कैलकुलेशन है कि इस तरह से जो लोड बैलेंसिंग होता है, अगर मिलेगा, अगर सपोज ग्रुप 1 है, 3 यूजर है, 11.1 का सभी के पास लोड बैलेंस आएगा। तो इसे हम कहते हैं फेयर शेयर एल्गोरिथम। देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रो की एल्गोरिथम्स हम लोग देख चुके हैं। और 4 हमारी रनिंग थी यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में। टाइप ऑफ प्रोसेसर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ट्रेडिशनल यूनिक्स, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर, रियल टाइम शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग। सब हमें देखना है मल्टी प्रोसेसर और रियल टाइम शेड्यूलिंग। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी यूनिट नंबर 4 होपफुली फिनिश होगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5।